जी हाँ गाइस, यहां पर हम लेकर आए हैं एक और नया सेशन और आज बारी है पीपल एनवायरनमेंट के मोस्ट वांटेड क्वेश्चंस जो कि दिसंबर 2025 में आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। जैसा कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं इस 10 मिनट की सीरीज में, हम यहां पर आपको बैक टू बैक वो सवाल देना चाहते हैं जो कि यूजीसी नेट के बहुत फेवरेट सवाल हैं, बहुत एक्सपेक्टेड सवाल है और इस 10 मिनट की रिवीजन से आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ाने की हमारी कोशिश है। तो बिना किसी देरी के आज पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के 5 से 7 सवाल आपको पेपर में जरूर दिखाई देंगे और उन्हीं सवालों का एक बुके बनाकर जो है मैं आपके सामने लेकर आया हूं। सो यहां पर पहला सवाल मैं आपके सामने बिना किसी देरी के रखना चाहूंगा और पहला सवाल कहता है कुछ इस प्रकार आपके सामने, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज का सेम टाइम टेबल बनाता है फॉर फेजिंग आउट द ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल डेवलपिंग कंट्रीज आर रेफर्ड टू एज आर्टिकल 5 कंट्रीज। अब आप मुझे बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है ना? कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है? ये इसकी हिंदी लिखी हुई है, समय लीजिए, कोई जल्दी नहीं है। आई नीड राइट आंसर्स एवरीबडी, आई नीड राइट आंसर्स एवरीवन। शाबाश। वीडियो को पॉज करके आप आंसर लगा सकते हैं बेटा। इस सवाल का जो राइट आंसर है वो है डी पार्ट, है ना? इस सवाल का जो राइट आंसर है वो है डी पार्ट। सर, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओडीएस ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस को एलिमिनेट करने के लिए, फेज आउट करने के लिए एक अग्रीमेंट है जो कि वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल अग्रीमेंट था। और यहां पर डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज का सर सेम टाइम टेबल कैसे हो सकता है? क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज के पास उतने ज्यादा रिसोर्सेज, उतनी ज्यादा फैसिलिटीज, उतना तगड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट मौजूद नहीं है जितना कि डेवलप्ड कंट्रीज के पास है। तो टाइम टेबल अलग अलग था। डेवलपिंग कंट्रीज के साथ थोड़ा सा लीनियंसी रखी गई थी और डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर जो था थोड़ा ज्यादा प्रेशर रखा गया था कि आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा डेवलप्ड हैं और आप बहुत ज्यादा ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसे रोकने की जरूरत है। तो पहला वाला हो गया गलत। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल डेवलपिंग कंट्रीज रेफर टू एज आर्टिकल 5 कंट्रीज। जी हां, आर्टिकल 5 कंट्रीज रेफर टू दोज हु आर डेवलपिंग, दोज हु आर डेवलपिंग कंट्रीज। और वो कैसे, उनके लिए एक लीनियंट जो है एक फ्रेमवर्क, एक टाइम टेबल बनाया जाएगा जिससे वो ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस को फेज आउट कर सकें, एलिमिनेट कर सकें। तो पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, दूसरा वाला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। आंसर इज डी पार्ट। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। हाँ जी सर। ग्लोबल वार्मिंग इज एट्रीब्यूटेड टू द प्रेजेंस ऑफ फॉलोइंग गैसेज इन द एटमॉस्फेयर। सर, कौन सी गैसेज ग्लोबल वार्मिंग का केस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करती हैं एटमॉस्फेयर के अंदर? कमेंट सेक्शन गाइज जल्दी से। ओके, बहुत बढ़िया। तो यहां पर अगर हम वीडियो को पॉज लगा दें आप और मेरी बात को सुनेंगे तो सर ACE आंसर इज बी पार्ट। सर, मीथेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पोटेंट ग्रीन हाउस गैस जो कि बहुत बड़ा ग्लोबल वार्मिंग में अपना केस स्ट्रॉन्ग करती है। कार्बन डाइऑक्साइड है और आपकी सरफेस ओजोन, मैंने आपको बताया था एक गुड ओजोन होती है, एक बैड ओजोन होती है। गुड ओजोन वो होती है जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में लाई करती है और यूवी रेस से आपके अर्थ को बचाती है, करेक्ट। लेकिन एक होती है बैड ओजोन जो कि ट्रोपोस्फेयर में लाई करती है, वेहिकुलर कंबशन और बाकी सारी चीजों से निकलने वाली जो गैस है वो ओजोन है जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा खराब है। सो ACE दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना, ग्लोबल वार्मिंग को करने वाली गैसेज हैं जो कि आपके एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं। आइए इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। ये पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन के बारे में तो पक्का ही है ना। एयर पॉल्यूशन, एसिड रेन के लिए ज्यादा यूजफुल होती है आपकी सल्फर डाइऑक्साइड। सरफेस ओजोन, यस, ग्रीन हाउस गैस, ये भी आपका स्मोग और एसिड रेन बनाने के काम आती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही सबसे सिग्निफिकेंट ग्रीन हाउस गैस माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइज। द सेकेंड हाइएस्ट कॉन्सेंट्रेशन इन द बायोगैस, है ना, बायोगैस के अंदर सेकंड हाईएस्ट पर इनमें से कौन है? हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन या कार्बन डाइऑक्साइड? सबसे ज्यादा बायोगैस में इसमें से क्या पाया जाता है? जब मैंने बायोगैस आपको पढ़ाया था तो उसमें मैंने ये सारी की सारी चीजें रखने की कोशिश की थी। जी हाँ, सबसे ज्यादा अगर योगदान किसी का होता है बायोगैस के अंदर बेटा तो वो होता है मीथेन का, 50 से 75%, है ना। फिर होता है ये नंबर 1 पे है, ये नंबर 2 पे है और उसके बाद बाकी सारी गैसेस आपको देखी जा सकती हैं। मीथेन 50 to 75%, कार्बन डाइऑक्साइड 25 to 50%, नाइट्रोजन 2 से 8 और बाकी सारे के भी छोटे छोटे अंश जो हैं देखे जाते हैं। तो बायोगैस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई गैस है, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन अगर किसी गैस का है तो वो है मीथेन का।
तकरीबन 50 से 75%, है ना, तो बहुत बड़ा रेशियो अपने आप में, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, सवाल नंबर नेक्स्ट। हाँ जी सर, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैस ट्रैप्ड इन द लार्ज क्वांटिटी इन द परमाफ्रॉस्ट एंड हाइड्रेट्स विल लाइकली बी रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। सर परमाफ्रॉस्ट यानी कि ठंडे इलाके में कौन सी गैस सबसे ज्यादा ट्रैप हो जाती है और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज कर दी जाती है, सबसे ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में वो पाई जाने वाली गैस कौन सी है? जल्दी से गाइस, यस। बहुत बढ़िया गाइस, राइट आंसर है इसका लार्ज क्वांटिटी में जो गैस ट्रैप हो जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर वो है मीथेन। परमाफ्रॉस्ट आर्कटिक रीजन में जो है ये सबसे ज्यादा ठंडे रीजन में सबसे ज्यादा ट्रैप होने वाली गैस है मीथेन। और उसके बाद ये आपकी रिलीज कब हो जाती है? रिलीज हो जाती है जब ग्लोबल वार्मिंग जिस तरीके से बढ़ रही है तब ये गैस रिलीज हो जाती है और एटमॉस्फेयर के अंदर अपना प्रभाव डालती है। मीथेन लार्ज क्वांटिटी में होती है ट्रैप। परमाफ्रॉस्ट हाइड्रेट्स सच एज मीथेन कैन बी रिलीज इन द एटमॉस्फेयर ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। परमाफ्रॉस्ट क्या है? एक लार्ज एरिया लैंड का आर्कटिक में जहां पर ग्राउंड हमेशा जमा हुआ फ्रोजन रहता है। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होगा सम ऑफ दिस परमाफ्रॉस्ट इज थॉइंग, मतलब वो पिघलेगा, रिलीजिंग मीथेन इनटू द एटमॉस्फेयर, है ना, मीथेन को एटमॉस्फेयर में वो छोड़ देगा और फिर जो है वो आपके एटमॉस्फेयर में एक अपना प्रभाव छोड़कर जाएगा। क्लियर हो गई बात? चलिए बेटे आगे बढ़ते हैं। हाँ जी सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसीज caused due to exposure of ultraviolet rays, one of the environmental hazards due to ozone layer depletion? बताएंगे बेटा, ट्राई करेंगे राइट आंसर्स एवरीवन। ओके सर, इसका आंसर है टेराटोमा। टेराटोमा जो है एक तरीके का ट्यूमर है। टेराटोमा एक तरीके का ट्यूमर है जो कि जर्म सेल्स से आता है, जो कि जर्म सेल्स से आता है और ये आपकी एबनॉर्मल डेवलपमेंट को बताता है ना, एबनॉर्मल डेवलपमेंट को बताता है। ये किसी भी तरीके का ओजोन लेयर डिप्लीशन का केस नहीं है। टेराटोमा ऑन द अदर हैंड इज अ टाइप ऑफ अ ट्यूमर दैट अराइजेस फ्रॉम द जर्म सेल्स एंड इज नॉट कॉज्ड बाय यूवी एक्सपोजर और इट इज टिपिकली रिलेटेड टू एबनॉर्मल डेवलपमेंट रादर देन द एनवायरमेंटल हैजार्ड्स। ध्यान रखिएगा, बाकी जितने भी वहां पर लिखे हुए थे वो सारे के सारे यूवी रेडिएशन के थे। अगर हम बात करते हैं मेलानोमा की, स्किन कैंसर है ये जो कि आपका यूवी एक्सपोजर से होएगा। एराथाइमा स्किन रेडनेस, सनबर्न, और कैर्सिनोमा अनदर फॉर्म ऑफ स्किन कैंसर लिंक टू यूवी एक्सपोजर। ध्यान रखिएगा इन बातों का, ये बातें बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी हैं बेटे। सवाल नंबर नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एक प्रोमिनेंट इंडोर एयर पोल्यूशन कहलाएगा? मर्क्यूरी, रेडन, कार्बन या आर्गन? जल्दी से ट्राई करेंगे गाइस राइट आंसर्स के लिए, माय डियर स्टूडेंट्स एवरीबॉडी। बहुत बढ़िया यार। रेडन जो है बेटा ये आपका रेडियो एक्टिव गैस है ना। ये क्या है बेटे? आपका एक रेडियो एक्टिव गैस है जो कि आपकी बेसमेंट्स के अंदर और आपके पुअर वेंटिलेटेड एरियाज के अंदर जो है सबसे ज्यादा दिखाई देता है। पुअर वेंटिलेटेड मतलब जहां पर सही से हवा का आना जाना नहीं है, वहां पर जो है ये सबसे ज्यादा देखा जाएगा और आपका इंडोर एयर पोल्यूशन को बहुत ज्यादा बढ़ावा देगा। आइए, रेडन इज अ नेचुरली अकरिंग, नेचुरल है सर ये, है ना, ये नेचुरली अकरिंग होता है जहां पर हुमस हो जाती है, जहां पर जो है आदान प्रदान नहीं है, हवा का आना जाना नहीं है, वहां पर नेचुरली अगर होती है रेडन। दैट कैन बी एक्यूमुलेट इन होम्स एंड बिल्डिंग्स particularly in the basements and poor ventilated areas. Considered the prominent indoor air pollutant because long term exposure जो होता है ये आपको लंग कैंसर तक और आपके सीरियस हेल्थ इश्यूज आपको यहां पर प्रोवाइड करा सकता है। तो जी हां, ये कुछ ऐसे सवाल थे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो आपको इन सवालों का जवाब मुझे इसी तरीके से देते रहना है क्योंकि ये क्लासेस आगे भी चलती रहेंगी और आपके साथ हम ऐसे आगे भी जुड़ते रहेंगे। ये है आपका अगला सवाल, होमवर्क का सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस आर डायरेक्टली कवर्ड इन द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986?
1986 में आए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में इनमें से कौन सी चीजें डायरेक्टली कवर की जाती हैं? आप मुझे सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। आपको ये क्लास कैसी लगी, क्लास के सवाल कैसे लगे और आपका स्कोर क्या था, मेरे साथ जरूर साझा कीजिएगा विद योर फीडबैक, है ना, विद योर इंपॉर्टेंट इमॉर्टल फीडबैक। वील बी मीटिंग अगेन विद सम मोर इंपॉर्टेंट, विद सम मोर फैंटाबुलस सेशंस गाइस। तब तक के लिए जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रिपरेशन रुकनी नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच।